नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाठक और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। पिछले 3-4 महीनों के दौरान हमने वो तस्वीर देखी है जो रूस और यूक्रेन से देखने को मिली है। जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यानी पूरी दुनिया की नज़र रूस और यूक्रेन पर थी, क्योंकि वहाँ पर पिछले 5-6 महीनों से जंग चल रही है। लेकिन अब पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो टिक गई हैं ताइवान पर, क्योंकि ताइवान के सामने चीन एक्शन में है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक चीन इतना आक्रामक हो गया और ताइवान जो है वो बैकफुट पर दिख रहा है। ये बात अलग है कि अमेरिका उसके साथ है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है वो ये कि चीन बहुत ही अग्रेसिव मोड में है। इन सब के बीच सवाल यह है कि चीन और ताइवान के बीच का युद्ध वाकई शुरू हो जाएगा। चीन हमला करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हमला करेगा तो कब करेगा, और जब हमला होगा तो उसके बाद अंजाम क्या होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें अब तक किसी भी अंजाम पर नहीं पहुंचा जा सका है। और अगला सवाल कि भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, और उसके बाद अमेरिका का क्या रोल होगा। अगर चीन अटैक कर देता है तो अमेरिका कहां खड़ा होगा और किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि चीन का आखिर मकसद क्या है, आखिर क्यों अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई करने को तैयार हो गया है चीन, इसके पीछे मकसद क्या है। तो ये वो सवाल है जिनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा अगले 5 से 10 मिनट के अंदर, और मैं कोशिश करूंगा कि हर उस सवाल का जवाब दे सकूं जो पिछले 3-4-5 महीनों से आपके जहन में है, खासकर युद्ध जैसी स्थिति के बीच। ऐसा नहीं है कि चीन और ताइवान के बीच ये जो कहानी आपको देखने को मिल रही है कोई नई है। कहानी पुरानी है और 70 साल पुरानी है, क्योंकि 70 साल पहले चीन और ताइवान ये अलग हो गए थे, लेकिन चीन ऐसा चाहता नहीं है। पिछले 70 सालों से ताइवान जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और यही चीज़ चीन को पसंद नहीं है, क्योंकि चीन चाहता है कि ताइवान को तवज्जो दी ही नहीं जाए। इसीलिए उसने वन चाइना पॉलिसी लागू कर रखी है, जिसका मतलब ये होता है कि चीन एक ही है। अब आप सोचेंगे चीन एक ही है, चीन तो सच में दिख रहा है कि एक ही है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब अब आप समझ लीजिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आपको एक तरफ ये चाइना दिखाई दे रहा है और एक तरफ दिख रहा है ये ताइवान। इसको कहते हैं PRC, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो ताइवान है इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है RC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1949 में 1949 में चाइना से ताइवान अलग हो गया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि इससे पहले, यानी कि 1949 से पहले चीन के अंदर गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध किस तरीके से, यानी कि सत्ता हासिल करने के लिए जब दो अलग अलग पक्ष आपस में लड़ते हैं, यानी कि देश के अंदर ही एक जंग की स्थिति पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं गृह युद्ध। यहाँ पर राइट विंग और लेफ्ट विंग में तकरार था और दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। इसी दौरान जो लीड कर रहे थे राइटिस्ट विंग को, वो ताइवान में चले गए, यानी कि अलग उन्होंने अपना एक ताइवान बना लिया। और ये चीज़ जो है चाइना को नागवार गुजरी। हालांकि पिछले 70 सालों से दोनों ही देश, यानी कि चाइना और ताइवान जो है तरक्की करते रहे, और चाइना ये चाहता है कि ये जो है इसका कोई अस्तित्व ही ना रहे, इसीलिए इसने वन चाइना पॉलिसी लागू की। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि ये जो PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये RC है, इसको तवज्जो ना दी जाए, यानी कि दुनिया जो है वो इसको ना माने, सिर्फ ये माने कि जो है वो चाइना यही है, ये कुछ भी नहीं है। और इस पॉलिसी को अमेरिका भी मानता है और अमेरिका के साथ साथ इंडिया भी मानता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ताइवान में जो लोग रहते हैं उनका भी अपना मानव अधिकार है, उनको भी मानव अधिकार दिए गए हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया का ताइवान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों को भी, लोगों के मानव अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों बाद चाइना इतना आक्रामक क्यों हो गया। तो इसका जवाब है ताइवान की तरक्की। पिछले 70 सालों के दौरान, यानी कि जब ताइवान चीन से अलग हुआ तब से अब तक उसने अपने विकास की रफ्तार कुछ इस तरीके से बढ़ाई कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ताइवान का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगभग अधूरा है। इसका काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि जो
इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि कम और ज़्यादा दोनों ही करने की क्षमता इसमें होती है। यही वजह है कि गाड़ियों से लेकर टीवी, मोबाइल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें इसका यूज़ होता है। और दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं और साथ ही साथ जितनी भी गाड़ियां बनती है उसमें 60% सेमीकंडक्टर जो प्रोड्यूस करके जो भेजता है, जो सप्लाई करता है वर्ल्ड में, 60% ताइवान से जाता है। यानी कि ताइवान जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है चाइना का, यानी ताइवान ऊपर है, चाइना उसके बाद है। और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका विस्तार और तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब सारी चीज़ें रिमोट से हो रही हैं। अब ऐसे में चाइना को पता है कि आने वाले दिनों में ताइवान और तेज़ी से तरक्की करेगा, और ये एक बड़ा कारण है कि वो चाहता है कि ताइवान को नीचे दबाया जाए, या तो उसको अपने साथ ले लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए, नहीं तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाए। दुनिया को ये बात बखूबी पता है कि चीन अगर अपनी चाल में कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि चीन की जो नीतियां हैं, ख़ास तौर पे जो विस्तारवादी नीति है, उसे लेकर के वो हमेशा एक कदम आगे ही बढ़ाता चला जा रहा है। ऐसे में अगर इस मार्केट पर भी चीन का कब्जा हो जाता है, जिस सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर दुनिया के सामने चीन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन बचेगा नहीं, या जैसा कि अभी ऑप्शन है ताइवान। खास तौर पे अमेरिका के सामने चुनौती है सुपर पावर बने रहने की। एक तरफ रूस ने तो चुनौती दे ही रखी है, वहां पर क्या हाल है वो आपको पता ही है। दूसरी तरफ अगर ताइवान के मोर्चे पर चीन एक्शन में आ गया है तो फिर अमेरिका के लिए अपने अस्तित्व इन द सेंस कि जो सुपर पावर कहलाने की जो क्षमता है, उसके लिए उसको खड़ा रहना, उसके लिए उसको एक्शन दिखाना ज़रूरी है। और यही वजह है कि अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिका वैसे भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए जाना जाता है, और आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा। ये जो तस्वीर है सिलिकॉन वैली है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादातर कंपनियां हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो यहीं पर है, और इसीलिए इसका जो नाम है वो सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन क्या है कि सिलिकॉन से, जो सिलिकॉन है इसी से सेमीकंडक्टर बनता है, और सिलिकॉन दुनिया में ऑक्सीजन के बाद पाए जाने वाला दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सब्सटेंस है, और इसी से सेमीकंडक्टर बनता है। और सेमीकंडक्टर बनाने में ताइवान जो है वो माहिर है, उसके बाद चाइना का नंबर है। और ये बात बाइडेन को बखूबी पता है, इसीलिए बाइडेन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि चाइना अपनी चाल में कामयाब हो। और सिर्फ बाइडेन ही नहीं, बाइडेन के साथ कई ऐसे देश हैं, भारत भी उनमें से एक है, जो चाहता है कि चीन को किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन कैसे? सवाल यह है कि कैसे, क्या कर सकता है अमेरिका, क्या कर सकता है इंडिया, और इंडिया के साथ साथ जापान क्या कुछ कर सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चीन फिलहाल क्या कर रहा है वो आपको बता देते हैं कि चीन क्या कर रहा है और किस तरीके से वो अपने कदम जो है वो आगे बढ़ा रहा है। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, नैन्सी पेलोसी, ये जब ताइवान पहुंची तो ताइवान पहुंचने के बाद चीन बिफर गया, इसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तेवर कैसे दिखाए वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझिए कि नैन्सी पेलोसी है कौन। नैन्सी पेलोसी, जैसे कि इंडिया में संसद होता है यानी पार्लियामेंट, उसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ऐसे ही अमेरिका में जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर भी 2 सदन है, एक सीनेट एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसी हाउस की, रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस की जो है वो अध्यक्ष है, यानी कि स्पीकर है। जैसे अपने यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। तो ये जब यहाँ पहुँची, यानी कि जब ये ताइवान के दौरे पर पहुंची, तो चीन ने सवाल उठाया। चीन ने सवाल उस बेस पे उठाया जिसको सब मानते हैं। उसने कहा कि जब वन चाइना पॉलिसी को आप मानते हैं, यानी कि चीन एक ही है, तो फिर इस तरीके से वहां पर जाना ये गलत है। ये चीन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, और इसके अगेंस्ट उसने क्या किया वो समझिए। ये आपको चाइना दिख रहा है, ये ताइवान है, छोटा सा देश। चाइना ने क्या किया, ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। नेवल शिप्स तो लगाई है, यानी कि नेवी के थ्रू घेरा ही घेरा, साथ ही साथ सबमरीन्स भी लगाई, और ऊपर से जो है ड्रोन भी लगाए गए ताकि वो निगरानी कर सके, और मिसाइलें भी दागी गई। यहाँ से चाइना, ये इसका जो समुद्री क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से जब मिसाइलें दागी तो किस तरीके से वो आप समझने की कोशिश कीजिए, कैसा प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर नैन्सी पेलोसी यानी कि अमेरिका की मौजूदगी, ताइवान तो है ही है, यहाँ से मिसाइल दागी जा रही है। इस तरीके से दागी गई कि ताइवान को पार करके, यानी कि इसके एयर स्पेस को पार करके यहाँ पर जाकर जो है मिसाइलें गिरी, और यहाँ तो बहुत आसानी से ही गिर रही थी। यानी कि इस तरीके से अटैक बेसिकली ताइवान पर नहीं किया गया, लेकिन उसके आसपास जो है सारे तरफ से जो है फायरिंग की गई, मिसाइल दागे गए, ताकि एक
साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो बनाया जाए, यानी कि ताइवान को तो आप धमका ही रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ जो अमेरिका की मौजूदगी है उसको भी चेतावनी देने की कोशिश की चीन ने। इसके साथ ही चीन ने क्या किया, जो मिसाइल दागे, यहाँ पर है जापान, ये ताइवान, ये जापान, तो चीन ने जो मिसाइल दागी वो यहां भी गिरी, यानी कि जापान का जो समुद्री क्षेत्र का जो इलाका है यहां पर भी उसकी मिसाइलें गिरी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि ये न सिर्फ ताइवान को, न सिर्फ अमेरिका को, बल्कि जापान को भी चुनौती देने की कोशिश की चाइना ने। कहने का मतलब सीधा सीधा ये था कि देखिए, हम जो ताइवान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं उसमें आप भी मत आइए। ये एक तरीके से इस एक्शन से बताने की कोशिश की गई। इसी के साथ इंडिया के खिलाफ भी एक चाल चली थी, जो पिछले 2 दिनों के दौरान आपने देखी है, खबरों में भी देखा होगा। मैं आपको उसको भी समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से वो चाल चली गई थी चाइना की तरफ से। ये आप देख रहे हैं, यहां पर श्रीलंका है, ये इंडिया पूरा, और ये चाइना। चाइना ने क्या किया, श्रीलंका की तरफ अपना एक शिप भेजा जिसका नाम है यांग वांग 5। तो यांग वांग 7 ये ऐसे नेवल शिप हैं जो सर्विलांस करने के काम आते हैं, सर्विलांसिंग में यूज़ किया जाता है उनको। और यांग वांग 5 यानी कि जो 5वां मिसाइल है, यानी कि जो 5वां शिप है, उसको भेजा चाइना से श्रीलंका की तरफ। ये श्रीलंका में जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर है हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह वही है जिसको चाइना ने श्रीलंका से 99 साल के लिए लीज पर लिया था, लेकिन फिलहाल अब वो 40 साल के लिए ही लीज पर है। तो जब आपने कोई बंदरगाह लीज पर ले रखा है तो वहाँ पर आपके पास अधिकार है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने जब जहाज़ भेजा तो उसका मकसद ये था कि इस जहाज़ के ज़रिए ये जो पूरा एरिया है, यानी कि ये जो इंडिया का जो समुद्री इलाका है, यहाँ से भारत की इन इलाकों पर नज़र रखी जाए। और ख़ास बात यह है कि ये जो शिप जो भेजा जा रहा था चाइना की तरफ से, ये 750 किलोमीटर तक, यानी कि 750 किलोमीटर का मतलब हो गया पूरा बेंगलुरु, मुंबई और इधर पूरा ऊपर तक जो है निगरानी कर सकता है। और ये बात भारत को पता चली तो भारत ने इस पर करारा विरोध जताया। और विरोध जताकर क्या किया, श्रीलंका को बोला कि भैया जो आप ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे खिलाफ है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे खतरा हो सकता है। श्रीलंका पर जब दबाव बनाया गया तो श्रीलंका को लगा कि हाँ, जब हम अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो भारत ही एक ऐसा देश है जो लगातार हमारी मदद कर रहा है, तो ऐसे में हमको जो है सपोर्ट करना चाहिए। तो श्रीलंका ने जो है चाइना को मना कर दिया कि नहीं, आप मत भेजिए। और यहाँ पर स्थिति ये थी कि जो शिप है वो चाइना से चल चुका था और रास्ते से उसको वापस लौटना पड़ा, यानी कि इंडिया का एक्शन भी चाइना को देखने को मिला। यहाँ पर एक बड़ी बात समझने की यह है कि देखिए, चाइना इस मोर्चे पे जो है लगातार एक्टिव मोड में है। यहाँ पर जापान है और इधर इंडिया है। तो वो चाहता है कि मैं जो भी एक्शन ताइवान के अगेंस्ट कर रहा हूं उसको नज़रअंदाज करे दुनिया। किस तरीके से, जब मैं दुनिया के अलग अलग देशों को दूसरे मामलों में उलझा कर रखूंगा। और यही कोशिश चाइना की तरफ से की गई थी। इसी के साथ चाइना की एक और प्लानिंग ये हो सकती है कि आगे अगर एक्शन में ले लेता हूं और फिर अगर कुछ कंट्रीज इकट्ठा होने की कोशिश करती है तो मेरे पास पहले से ही जो है फॉरवर्ड प्लानिंग हो। इसी वजह से वो शिप को भेजना चाह रहा था, ये एक कोशिश थी। तो ये मैंने बताया कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्या सोच रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस वक्त चाइना को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, अमेरिका क्या कुछ कर सकता है। तो इसके लिए सवाल ये जो मैंने पूछा है, इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है। जवाब यह है क्वाड। ये जो आप देख रहे हैं, चाइना को रोकने का जो अभी सबसे आसान तरीका है वो है क्वाड। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ जापान, तीसरी तरफ यूएसए और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया। यही क्वाड एक ऐसा संगठन है जिससे चीन हमेशा से डरा रहा है और चीन कई बार क्वाड के खिलाफ जो है सवाल भी उठा चुका है और कई बातें भी कह चुका है। ऐसे में जापान, मैंने भी बताया कि मिसाइल ऐसी दागी कि जापान के आसपास के इलाकों में भी गिरी है। ऑस्ट्रेलिया से पहले से ही उसका तनाव चल रहा है। अमेरिका की तस्वीर आपने देखी, जैसी नैन्सी पेलोसी पहुंची तो उसके बाद से चीन जो है और ज़्यादा आक्रामक हो गया। यूएस इसमें किस तरीके से रोल
प्ले कर सकता है कि यूएस जो काम यूक्रेन में नहीं कर सका, यानी कि यूक्रेन और रूस के बीच में भी यही बात चल रही थी कि रूस हमला करेगा नहीं करेगा, लेकिन आखिरकार वही हुआ कि रूस ने हमला किया। तो यहां पर भी अगर यह सवाल पूछा जाए कि चीन करेगा या नहीं करेगा तो यह अजम्पशन है, लेकिन अगर उसने कर दिया तो फिर क्या किया जाएगा। तो यह चीज अमेरिका भली भांति जानता है कि यूक्रेन में हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन चाइना के मैटर में अगर यूएस लेट करता है तो फिर वही कहानी होगी जो फिलहाल यूक्रेन में देखने को मिल रही है। इसलिए चीन के खिलाफ यूएस अब वो गलती नहीं करना चाहता, इसीलिए यूएस एक कदम आगे दिख रहा है। ऐसे में जरूरत यह है कि चीन को न सिर्फ डायरेक्टली बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर चीन पर डाला जाए और चीन को किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि सवाल वही है कि युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है, अब तक कोई अंजाम पर नहीं पहुंचा जा सका और यहां पर भी वही कुछ देखने को मिलेगा। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से तबाही देखने को मिल रही है। इस वीडियो के जरिए मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, अगर वो आपको समझ में आ चुका है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।